नमस्कार दोस्तों। आज काफी दिनों के बाद अपन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। थोड़ा गला खराब था, अब ठीक है। गिनीज बुक में गीता पाठ का जो आयोजन किया गया है, ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया। ये भोपाल में आयोजन किया गया, आप याद रखना भोपाल। क्यूएस रैंकिंग जो हर बार निकलती है, विभिन्न यूनिवर्सिटियों के लिए ये रैंकिंग निकलती है। इसको क्वाव क्रेली साइमंड्स रिपोर्ट बोला जाता है। आईआईटी दिल्ली भारत में पहली पोजीशन पर है। पूरे वर्ल्ड में 171वीं पोजीशन पर क्यूएस रैंकिंग में है। तो क्यूएस रैंकिंग अपने को याद रखना है। आईआईटी दिल्ली अपने को याद रखना है। वर्ल्ड में पोजीशन याद रखनी है। फिर इसमें बात करें तो इसका मूल्यांकन 3 श्रेणियों में किया जाता है। एक तो वहां पर पर्यावरणीय प्रभाव, उसका सामाजिक प्रभाव और शासन में यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन। इन्वायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस, है ना। ESG बोल रहे हैं अपन। एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस में यूनिवर्सिटी का प्रभाव देखा जाता है। आईआईटी दिल्ली इसमें प्रभावी रही और भारत में नंबर 1 पोजीशन पे रही। 107 देशों के 1740 यूनिवर्सिटी ने इन्होंने इसमें भाग लिया, जिसमें सबसे वर्स्ट पोजीशन पे आई है, फर्स्ट पोजीशन पे टोरंटो यूनिवर्सिटी, जो कनाडा यूएसए में है। उत्तरी अमेरिका के कनाडा में है टोरंटो यूनिवर्सिटी। फीफा के अध्यक्ष अपने को पता है, फीफा फुटबॉल का फेडरेशन है। इसके अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। ये काफी समय से यही अध्यक्ष हैं, गियानी इन्फेंटिनो। फुटबॉल की अपन बात करें तो विद्याधर नगर जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा फुटबॉल स्टेडियम खुलने जा रहा है, जो फीफा ने उसको अनुमति भी दे दी है। 2034 का सऊदी अरब में फीफा वर्ल्ड कप होगा। 2030 का बात करें तो स्पेन, पुर्तगाल, मोरक्को। मोरक्को साउथ अफ्रीका का है और स्पेन और पुर्तगाल यूरोप की कंट्री हैं। तो ये तीनों मिलकर पार्टिसिपेट करेंगी। ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मोरक्को यहाँ पे अलग है। और 2030 में इसका आयोजन कौन करेगा? 2027 में फीफा का जो महिला विश्व कप होगा, ये ब्राजील में होगा। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बेहतर है। ब्राजील में महिला विश्व कप, मोरक्को में फीफा का, मोरक्को, स्पेन और पुर्तगाल में 2030 में होगा। 1911 में 12 दिसंबर के दिन अपने को पता है 1911 में क्या हुआ था। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी, तो किंग जॉर्ज प्रथम के कहने पर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट की गई। तो ये 12 दिसंबर को उस समय इसका बहुत बड़ा आयोजन किया गया और आज तक ये राजधानी दिल्ली बनी हुई है। आईआईटी जो मद्रास है, चेन्नई में है, आईआईटी मद्रास ने भ्रूण भ्रूण के जो मस्तिष्क है उसका 3D मानचित्र तैयार किया है। और उस 3D मानचित्र से खूब सारी चीजें समझने को मिली है। और उस 3D मानचित्र का नाम दिया है धारिणी, जो धारण करे। भाई मस्तिष्क वो होता है जो खूब सारी क्षमताएं होती है, हर चीज को धारण करता है, इसलिए इसका नाम धारिणी दिया है। नाम से कंफ्यूज मत होना। फिर बात करें वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप, तो अभी खूब चर्चा में चल रहा है ये। सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। जब की बात है, जब मैच लास्ट राउंड था, 14th राउंड बाकी था। इंडिया की तरफ से डी गुकेश थे और डिफेंडिंग चैंपियन पिछली बार के डिंग लीरेन थे, ये चीन से हैं। और वैसे इसमें डी गुकेश ने ये चैंपियनशिप जीत ली है, जो सिंगापुर में वर्ल्ड चैंपियनशिप, चेस चैंपियनशिप हुई थी। इसमें बताया गया है कि अगर ये चेस चैंपियनशिप होती है, उसमें 6.5 और 6.5 से मैच ड्रॉ हो जाता है ना, या 7 और 7 से बराबर हो जाता है, तो ड्रॉ में अलग अलग प्रकार के मैच होते हैं, जैसे रैपिड मैच, मिनी रैपिड मैच, ब्लिट्ज, सडन डेथ। ये सब मैचों के नाम है जो अपने को पूछा जा सकता है। डी गुकेश चैंपियन बन गए हैं, 18 ईयर के हैं, तो अपने को ये याद रखना है। अब अपन संघीय बजट भारत सरकार की बात करते हैं। बजट 2024-25 ये बजट है जो इस साल आया था। तो बजट क्या होता है? आगामी वित्तीय वर्ष हेतु राजस्व व व्यय का पूर्वानुमान। राजस्व मतलब आय और व्यय का पूर्वानुमान ही बजट है। भाई जैसे अपन अगली साल आ रही है 2025 और फरवरी में अपन बजट बनाएंगे, किसके लिए? 2000 फरवरी से लेकर अगली साल फरवरी तक का, या फिर अप्रैल से लेकर अगले साल अप्रैल तक का। अपने घर का बजट अपन बनाते हैं जनवरी से लेकर जनवरी तक का। भाई इस साल मेरे को ये खर्च करना है,
इस साल मेरे पास इतने पैसे आएंगे, ये बजट होता है। तो बजट के घटक क्या क्या होते हैं, बजट में क्या क्या होता है, पिछले वित्तीय वर्ष के लिए वित्त, नए कर प्रस्ताव, क्या क्या सरकार कर लगाएगी, क्या क्या टैक्स लगाएगी, राजस्व व्यय राजस्व व व्यय का अनुमान, कितनी आय होगी, कितना व्यय होगा, इन सब का अनुमान। तो ये सब बजट में होता है। और बजट वर्ष होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये पूरे 12 महीनों का होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक ये बजट होता है, लागू होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। स्वतंत्रता पूर्व पहला बजट था, जेम्स विल्सन ने दिया था 1860 में। और 1947 में भारत की आजादी के बाद में पहला बजट आर के षणमुग शेट्टी ने दिया था। फिर बजट की तैयारी कौन करता है, एक डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय के अंदर है ये, आर्थिक मामलात के विभाग, आर्थिक मामलों के विभाग है, इकोनॉमिक अफेयर्स के विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ये वित्त मंत्रालय के अंदर एक विभाग है, 4-5 विभाग इसके अंदर आते हैं, उसमें से एक विभाग ये है, ये बजट की तैयारी करता है। इसका बजट का वर्गीकरण 2 भागों में होता है, एक तो राजस्व बजट होता है, एक पूंजीगत बजट होता है। राजस्व बजट क्या होता है, आगामी वित्त वर्ष हेतु राजस्व आय और राजस्व व्यय, आय जैसे खूब सारे कर लगाते हैं वो सब राजस्व बजट में आता है। और अपन जो सब्सिडी देते हैं वो राजस्व व्यय में आती है। पूंजीगत बजट की अपन बात करें तो अपनी जो संपत्तियां हैं, जो भी एसेट्स हैं, जो पीएसयूज हैं, ये सब पूंजीगत हैं, और जो देनदारियां हैं वो भी पूंजीगत बजट में आती है। तो पूंजीगत आय और पूंजीगत व्यय 2 प्रकार के ये होते हैं। बजट के 2 भाग होते हैं, पहला भाग व दूसरा भाग जिसे बी पार्ट बोलते हैं। ए पार्ट में सरकारी जो भी स्कीम्स अनाउंस होती है वो सारी होती है, प्राथमिकताएं, जितनी घोषणाएं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट ए पार्ट है। और द्वितीय है बी पार्ट, इसमें वित्त विधेयक, कुछ भी कर लगाएगी सरकार, कराधान प्रस्ताव, आयकर में जो संशोधन करेगी, सब कुछ बी पार्ट में होता है। धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब 110 नंबर आर्टिकल में दिया गया है, उसमें डिफाइन है। संवैधानिकता ये बोलती है बजट नाम का कोई शब्द संविधान में नहीं है, जबकि संघीय संविधान में अनुच्छेद 112 में संघीय बजट सरकार की अनुमानित प्राप्तियों व आय का विवरण है, जो अनुच्छेद 112 में दे रखा है। इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोलते हैं। बजट को क्या बोलते हैं, वार्षिक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट नहीं लिखा हुआ संविधान में। प्रमुख बजट दस्तावेज 112 में तो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जो बजट है, जो मेन बजट है ना, वो 112 में है। 110 में मैंने आपको बताया धन विधेयक है। अनुदान मांगे, जो सरकार अनुदान की मांगे होती है सरकार से, वो 113 में है। और वित्त विधेयक जिसमें धन विधेयक सब 110 में है। तो ये 3 आपको मुख्य याद रखने हैं। एक FRBM एक्ट आया था 2003 में, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अनिवार्य वित्तीय नीति विवरण, जो भी वित्तीय नीति विवरण उसमें होना चाहिए। इसमें बताया गया बजट में क्या क्या होना चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट होना चाहिए, मध्यम अवधि की राजकोषीय नीतियां होनी चाहिए, राजकोषीय नीति के रणनीतिक विवरण होने चाहिए। फिर अपन बात करें कि भाई पैसा बजट का कहाँ खर्च होता है, कुल खर्च कितना होगा इस बार, तो 48,20,512 करोड़ का ये बजट है। विभिन्न मदों पर कैसे कैसे खर्च होगा, ये प्रायोरिटी आपको याद रखनी है। पहले तो हम ब्याज भुगतान में सबसे ज्यादा खर्च होगा, परिवहन खर्च होगा, रक्षा खर्च होगा, और फिर प्रमुख नीतियां उनमें खर्च होंगे। प्रमुख सब्सिडियों में जो खर्च लास्ट में बताया गया है इस बार बजट में, प्रमुख 9 प्रमुख प्राथमिकताएं या 9 क्षेत्र बजट में बताए गए। मैंने बताया ना बजट के ए पार्ट में प्राथमिकताएं होती है, स्कीम्स होती हैं, उसमें 9 क्षेत्र बताए गए हैं, अपने को याद करना है। और क्षेत्रों के अंदर जो बातें बताई गई वो भी अपने को याद करना है। इनमें है कृषि उत्पादकता एवं लचीलापन, रोजगार एवं कौशल विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास व सामाजिक न्याय, विनिर्माण विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, बुनियादी ढांचा, नवाचार अनुसंधान व आगामी पीढ़ी के लिए सुधार, ये सब बातें इसमें बताई गई है। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक हो सकता है क्योंकि बजट बोरिंग है, केंद्र सरकार का बजट है, क्या उनकी मान्यताएं हैं, क्या प्राथमिकताएं हैं, वो इसमें दी हुई है। करते हैं, पहला क्षेत्र है कृषि उत्पादकता व लचीलेपन को बढ़ाना।
सरकार का ये पहला क्षेत्र है भाई, हम कृषि को कैसे बढ़ाएं। तो उन्होंने बताया कृषि अनुसंधान का पुनरीक्षण, उत्पादकता में हम सुधार करेंगे, जलवायु अनुकूल फसल की किस्मों का विकास करेंगे, उन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कृषि अनुसंधान की वापस से समीक्षा की जाएगी कि भाई कहाँ कमी रह रही है। ऐसी फसल जो जलवायु के अनुकूल हो और ऐसी फसल हम लगाएं, ऐसे बीज प्रोवाइड कराएं ताकि उत्पादक कृषि का लचीलापन बढ़े। फिर राष्ट्रीय सहयोग नीति है, सहकारी क्षेत्र के लिए है। सहकारी क्षेत्र एक सबके लिए, सब एक के लिए, इसका मेन सिद्धांत होता है। इसमें बताया गया है सहकारी क्षेत्र की व्यवस्थित व समग्र वृद्धि हेतु एक नीति का हम निर्माण करेंगे, इसको बोलेंगे राष्ट्रीय सहयोग नीति। सब्जी उत्पादन व आपूर्ति श्रृंखला, फार्मर जो उत्पादक संगठन है, एफपीओज है, तो और सहकारी समिति है और स्टार्टअप है, इनका समर्थन करना ताकि संग्रह, भंडारण और विपणन, जो भी अपन माल को कलेक्ट करते हैं, भंडार करते हैं, वह बेचते हैं, इन सब के सहित सब्जी की जो आपूर्ति श्रृंखला है, भाई कहाँ से माल आ रहा है और कहाँ जा रहा है, टोटल ये श्रृंखला है खेत से लेकर ग्राहक तक की, इसको हम मजबूत बनाएंगे। फिर बात करते हैं नई किस्मों का विमोचन, खूब सारी नई किस्मों का हम विमोचन करेंगे। प्राकृतिक खेती पर ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट 2 वर्षों में, जो मैं आंकड़े बता रहा हूँ आप याद रखना, एग्जाम में आ सकते हैं। आरएएस में पिछली बार भी बजट का बहुत रोल था, कम से कम 10 क्वेश्चन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से बजट से पूछे गए थे। तो प्राकृतिक खेती की बात करें तो 2 वर्षों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती, उसका परमानेंट सर्टिफिकेशन कि भाई ये प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, और इसकी ब्रांडिंग, और आवश्यकता अनुसार 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र, ऐसे केंद्र जहां से उनको प्राकृतिक खेती के लिए जैव बायो इनपुट्स मिल सकते हैं, जैसे बीज, ये सब नेचुरल खेती के लिए मिले, ये सब प्रोवाइड कराई जाएगी। फिर बात करते हैं तेल बीज में आत्मनिर्भरता, ये भी कृषि में आता है, तेलीय बीज। रोजगार, दूसरा क्षेत्र है रोजगार एवं कौशल विकास। तो इसमें 5 योजनाओं का एक पैकेज है, रोजगार व कौशल विकास को सरकार कैसे बढ़ाएगी। योजना ए है प्रथम बार नियोजित कर्मचारी हेतु, ईपीएफओ है जो डिपार्टमेंट, ईपीएफओ में पंजीकृत, जैसे कोई कंपनी में कोई कर्मचारी आया तो उसको ईपीएफओ में नियोक्ता पंजीकृत करता, नियोक्ता मतलब मैनेजर, उसको भर्ती करने वाला। तो ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार के कर्मचारी को 3 किस्तों में 15,000 रुपए 1 महीने का वेतन सब्सिडी रूप में दिया जाएगा, ये सरकार द्वारा दिया जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया, ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार के कर्मचारी को कितना देंगे, 15,000 रुपए 1 महीने का वेतन सब्सिडी रूप में सरकार देगी। योजना बी की बात करें तो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, जो पहला कृषि क्षेत्र है, दूसरा विनिर्माण क्षेत्र है, तीसरा सेवा क्षेत्र है। तो विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन हेतु रोजगार में पहले 4 वर्षों के दौरान ईपीएफओ में योगदान के आधार पर, भाई कितना योगदान नियोक्ता कर रहा है, कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कर्मचारी और नियोक्ता जिस आधार पर उस ईपीएफओ में योगदान करते हैं, उसी आधार पर ईपीएफओ उनको, जैसे 3% ईपीएफओ में देते हैं तो ईपीएफओ भी अपनी तरफ से 3% मिलाकर उसको प्रोत्साहन देगा। योजना सी है जिसमें नियोक्ता को समर्थन देने की बात कही गई है। प्रत्येक एक्स्ट्रा कर्मचारी, अगर वो एक्स्ट्रा कर्मचारी लेता है, इसके लिए ईपीएफओ योगदान के रूप में 3,000 रुपए माह तक, प्रति माह तक 3,000 रुपए 2 वर्षों के लिए उसकी प्रतिपूर्ति के लिए ये दिए जाएंगे ईपीएफओ में। ये केवल नियोक्ता के लिए, मैनेजर हेतु है। बात करें तो कौशल विकास हेतु नई केंद्र प्रायोजित योजना, 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को रोजगार हब एवं स्पोक मॉडल के 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को उन्नत करना। जो ये 20 लाख हैं, इनको ट्रेनिंग देने के लिए ये जो आईआईटीज हैं, इनको उन्नत करना 1000 हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर। फिर बात करें इंटर्नशिप, इंटर्नशिप के लिए नई योजना क्या है, 5 वर्षों में 500 शीर्ष जो कंपनियां हैं में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करना, ये सब बात इसमें बताई गई है। 7.5 लाख रुपए तक का ऋण देना सरकार समर्थित गारंटी के साथ, ये ऋण भी किसके साथ, सरकार इसकी गारंटी देगी। 25,000 छात्रों को वार्षिक रूप से
लाभान्वित करना, इतना ऋण देकर छात्रों को, छात्र छात्राएं जो भी हो। घरेलू संसाधनों में उच्च शिक्षा हेतु 10 लाख में ऋण का वित्तीय समर्थन देना, ये सब इसमें बात कही गई। अब तीसरा जो क्षेत्र है उसमें बात करते हैं समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय की। इसमें सबसे अच्छी और इम्पोर्टेंट स्कीम है पूर्वोदय विकास भी और विरासत भी। पूर्वी भारत है उसके समग्र विकास हेतु, अब इसमें जो राज्य हैं वो आप याद करना, एग्जाम में जरूर आएंगे, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इनके लिए है कि क्षेत्र में समृद्ध संसाधन और सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान रखना और इनसे लाभ उठाना। फिर मानव संसाधन विकास, बुनियादी और आर्थिक अवसर पर ध्यान केंद्रित करना इन राज्यों। तो ये बात थी भाई पूर्वोदय विकास भी और विरासत भी। प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये योजना जनजातियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधारने हेतु लाई गई है और जनजाति बहुल गांवों में ये योजना चलाई जाएगी। आकांक्षी जिलों में इसका संपूर्ण कवरेज पर जोर दिया जाएगा। 63,000 गांवों के 5 करोड़ आदिवासी इससे लाभान्वित होंगे। महिला और लड़कियों के लिए आवंटन, इनके लिए विशेष योजनाओं के तहत, भाई सामाजिक न्याय की अपन बात करें तो महिला व महिला लड़कियां दोनों इसी में आती है, भाई उनको न्याय मिलना चाहिए। इनके लिए आवंटन, इनके लिए विशेष योजनाओं के तहत 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए जाएंगे, ये बजट में कहा गया। फिर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का विस्तार, जो भी उत्तर पूर्वी राज्य है उनमें 100 से अधिक नई ब्रांच खोलना इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की, ताकि वहां बैंकों तक समावेशी विकास हो, कनेक्टिविटी हो। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए विशेष वित्तीय सहायता आंध्र प्रदेश को दी जाएगी। वहां पे जो पोलावरम सिंचाई परियोजना है इसको पूरा किया जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में है, ताकि राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। फिर जो कोपार्थी है और ओरवाकुल, जो ये 2 औद्योगिक क्षेत्र हैं, कोपार्थी तो पड़ता है दोनों आंध्र प्रदेश में ही है। कोपार्थी पड़ता है विशाखापट्टनम व चेन्नई औद्योगिक क्षेत्र गलियारा, और ओरवाकल ये पड़ता है हैदराबाद व बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। इनमें आवश्यक बुनियादी ढांचा बनाया जाना, जैसे बिजली, पानी, रेलवे, सड़क, ये सब इनका विकास करना। अब अपन चौथे क्षेत्र की बात करें तो विनिर्माण एवं सेवाएं। इसमें प्रमुख घोषणाओं में है क्रेडिट समर्थन। इसमें बताया गया है कि एमएसएमई हेतु उन्नत क्रेडिट गारंटी योजना, क्या नाम है, एमएसएमई हेतु उन्नत क्रेडिट गारंटी योजना और नया क्रेडिट आकलन मॉडल। मुद्रा लोन की सीमा, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसकी सीमा 20 लाख तक बढ़ा दी गई है। फिर दूसरे क्षेत्र की बात करें इसमें ही तो एमएसएमई विकास हेतु राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत 12 औद्योगिक क्षेत्र, 2 औद्योगिक क्षेत्र बताए थे ना, कोपार्थी व ओरवाकुल, ये आंध्र प्रदेश में है, ऐसे ही 12 औद्योगिक क्षेत्र ये बनाएंगे। खाद्य विकरण गुणवत्ता परीक्षण इकाइयों के लिए समर्थन दिया जाएगा, ये एमएसएमई विकास के लिए है। रेंटल हाउसिंग के लिए बात करें तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए डोरमेट्री शैली का रेंटल हाउसिंग, जो वीजीएफ द्वारा वायबिलिटी गैप फंडिंग द्वारा समर्थित हो, तो ये औद्योगिक श्रमिकों हेतु है रेंटल हाउसिंग। फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसमें बताया गया कि महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन व पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करना। महत्वपूर्ण जो खनिज है उनके उत्पादन व पुनर्चक्रण पर ध्यान केंद्रित करना। फिर बात करते हैं इंसॉल्वेंसी समाधान। इस जो बैंकरप्ट हो चुके, जो दिवालिया हो चुके, तीव्र समाधान हेतु ट्रिब्यूनल्स बनाए जाना, उनको मजबूत करना और नए ट्रिब्यूनल से जोड़ना पुराने ट्रिब्यूनलों को। इंटर्नशिप अवसर, 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनी में इंटर्नशिप देना, 5,000 रुपए मासिक भत्ता व सीएसआर फंड के जरिए 6,000 रुपए एक मुश्त उनको दिया जाएगा, ये आप याद रखना। फिर बात करते हैं शहरी विकास, जो 5वां क्षेत्र है, उसमें प्रमुख घोषणाएं हैं
स्टाम्प ड्यूटी, महिला द्वारा खरीदी गई संपत्ति के लिए स्टाम्प ड्यूटी को कम करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करना। दूसरा है सड़क बाजार के लिए, चयनित शहरों में 100 साप्ताहिक हाट खाद्य केंद्रों को विकसित करना। हाट बाजार या सड़क खाद्य केंद्रों को विकसित करना सड़क के आसपास। फिर ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े शहरों में योजनाओं को लागू करना। जल प्रबंधन हेतु 100 बड़े शहरों में जलापूर्ति, सीवरेज उपचार और कचरा प्रबंधन का प्रोजेक्ट लगाना। पीएम आवास शहरी 2.0 योजना, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देखना 1 करोड़ शहरी गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों हेतु 10 लाख करोड़ के निवेश को पूरा करना व प्रभावी एवं पारदर्शी भाड़े पर आवास उपलब्ध करवाना। अब इसमें भाड़े पर भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ऊर्जा सुरक्षा की, तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। न्यूक्लियर ऊर्जा पहल, भारत स्मॉल रिएक्टर, इस पहल का नाम क्या है? भारत स्मॉल रिएक्टर। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का विकास करना, भारत स्मॉल रिएक्टर्स और न्यूक्लियर तकनीकों पर रिसर्च एवं विकास करना इसका मुख्य कार्य है। पम्प्ड स्टोरेज नीति, ऊर्जा में पम्प्ड स्टोरेज नीति बताती है बिजली भंडारण की सुविधाएं लगाना। भाई बिजली प्रोडक्शन तो बहुत हो रहा है लेकिन भंडारण उस हिसाब से नहीं हो पा रहा। नवीकरणीय ऊर्जा को सुगम व एकीकरण की सुविधा प्रदान करना। AUSC थर्मल पावर प्लांट के लिए, सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के लिए इसका नाम है एडवांस अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। AUSC एक प्लांट बनेगा NTPC व भेल के संयुक्त उपक्रम द्वारा 800 मेगावाट का ये वाणिज्यिक प्लांट होगा, ठीक है। फिर ऊर्जा ऑडिट, सूक्ष्म व छोटे उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण हेतु फाइनेंशियल उनको हेल्प करना। 60 क्लस्टर में निवेश ग्रेड ऊर्जा ऑडिट करना और 100 क्लस्टर में इसका विस्तार करना। पीएम सूर्य घर बिजली योजना 15 फरवरी से स्टार्ट हुई। 1 करोड़ परिवारों को मंथली 300 यूनिट तक फ्री बिजली प्रोवाइड कराना। 7वां पॉइंट अवसंरचना विकास हेतु 11,11,111 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और जीडीपी का ये 3.4% है। राज्यों को दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाना संसाधन आवंटन हेतु। फिर है पीएम ग्राम सड़क योजना, इसका चौथा चरण है, याद रखना कौन सा चरण? चौथा चरण है। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना। सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण 11,500 करोड़ की एस्टिमेटेड लागत का प्रोजेक्ट है कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक और 20 अन्य ऐसे प्रोजेक्ट को सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण हेतु सहायता प्रदान करना। आसाम, सिक्किम व उत्तराखंड में बाढ़ प्रबंधन और संबंधित परियोजना हेतु सहायता प्रदान करना। हिमाचल प्रदेश में पुनर्निर्माण व पुनर्वास हेतु सहायता प्रदान करना। पर्यटन में आप याद रखना विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर, महाबोधि मंदिर कॉरिडोर व काशी विश्वनाथ मॉडल के आधार पर इनको डेवलप करना। राजगीर जो बिहार में है इसका संपूर्ण विकास करना क्योंकि वहां पे हिंदू बौद्ध जैनों के धार्मिक स्थल है। फिर बात करें नालंदा यूनिवर्सिटी को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करना। ओडिशा की जो दृश्यात्मक सुंदरता है, मंदिर है, स्मारकों हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य है, इस हेतु उसका विकास करना, इसमें उड़ीसा की सहायता करना। अब 8वां पॉइंट है नवाचार अनुसंधान और विकास। अनुसंधान, राष्ट्रीय अनुसंधान कोष की स्थापना करना। मूल अनुसंधान एवं प्रोटोटाइप विकास के लिए संचालन इसका होगा, इस कोष का। निजी क्षेत्र अनुसंधान व नवाचार हेतु 1 लाख करोड़ रुपए, निजी क्षेत्र अगर अनुसंधान करता है तो उसको विभिन्न प्रोजेक्टों में 1 लाख करोड़ की सहायता की जाएगी, इसका पुल बनाया जाएगा। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था हेतु 1000 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड बनाया जाएगा। अगली पीढ़ी के लिए सुधार, ग्रामीण व शहरी भूमि क्रियाएं, सभी भूमि हेतु लिंक लैंड पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मतलब भू आधार नंबर बनाए जाएंगे। जीआईएस मैपिंग के साथ शहरी भूमि को डिजिटलाइजेशन किया जाएगा। भूमि उप विभागों का सर्वेक्षण व मैपिंग कर विभिन्न स्वामित्व व रिकॉर्ड को अपडेट किया जाएगा। एक भूमि एक रजिस्ट्री की स्थापना। फिर जलवायु वित्त
का वर्गीकरण, भाई जलवायु विविध का वर्गीकरण करना। एफडीआई और विदेशी निवेश के साथ में एनपीएस वात्सल्य योजना, कोई माँ बाप है अपने बच्चे के नाम पर खाता खुलवाना चाहते हैं तो वो अभिभावक खाता खुलवा सकते हैं। और फिर बात करते हैं एनपीएस की नई पेंशन योजना प्रणाली। तो और इसमें है डेटा गवर्नेंस, एक पॉइंट ये। तो ऐसे करके 9 क्षेत्र है सरकार के। कर प्रस्ताव अपन देखते हैं तो इसमें बताया गया 0 से 3 लाख तक कोई कर नहीं लगेगा, 3 से 7 लाख तक 5% है, 7 से 10 लाख तक 10% है, और 10 से 12 लाख तक 15% कर है। 12 से 15 तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30% का कर लगाया जाएगा। और जो स्टैंडर्ड मानक कटौती होती थी, ये पहले 50,000 थी, अब इसको 75,000 कर दी गई है वेतन भोगियों के लिए। पेंशन भोगियों हेतु पारिवारिक पेंशन है जो 15,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। आयकर एक्ट 1961 था, इसकी व्यापक समीक्षा की जाएगी 6 माह में। वित्त विधेयक में पहले विवाद और विश्वास पहल, ये डायरेक्ट टैक्स है, जिसके डायरेक्ट टैक्स मांगते हैं, जिनका अदालत में मामला चल रहा है, उसको निपटाने के लिए ये विवाद से विश्वास पहल आई है। अगर प्रत्यक्ष कर, उत्पादन शुल्क व सेवा हेतु न्यायाधिकरण में तो 60 लाख तक का मामला जाएगा, उच्च न्यायालय में 2 करोड़ तक की सीमा है, सर्वोच्च न्यायालय में 5 करोड़ तक की सीमा का मामला जाएगा। कर आधार बढ़ाना, भाई लोग बाग ज्यादा से ज्यादा कर दे। सुरक्षा लेन देन, सिक्योरिटी एक्सचेंज, कर को भविष्य और विकल्पों की सुरक्षा पर क्रमश है 0.02% और 0.10% तक बढ़ाने का प्रस्ताव। शेयर में जब बाई बैक होता है उस पर जो प्राप्त आय है उस पर भी कर लगाने का प्रस्ताव सोच रही है गवर्नमेंट। पूंजीगत लाभों पर कर का समेकन, कुछ वित्तीय संपत्तियां हैं उन पे अल्पकालिक लाभ को भी 20% कर लेना, और बाकी की सभी वित्तीय व गैर वित्तीय संरचनाएं हैं, परिसंपत्तियां हैं, उन पे दीर्घकालिक लाभ को 12.5% लेना। जो कैपिटल गेन टैक्स होता है दीर्घकालिक तो 12.5%, और कुछ संपत्तियों पर है 20% अल्पकालिक, और दीर्घकालिक है 12.5%। रोजगार व निवेश में है कि सभी वर्गों के निवेशकों हेतु एंजल टैक्स समाप्त करना, स्टार्टअप को मजबूत करने हेतु। विदेशी कंपनी पर कॉर्पोरेट टैक्स को 40% से घटाकर 35% करना ताकि विदेशी निवेश बढ़े। सामाजिक सुरक्षा व लाभ, नियोक्ता द्वारा एनपीएस की व्यय कटौती 10% से 14% करना। वित्त विधेयक का प्रस्ताव है 2% का समकक्ष जो कर है, समकक्ष कर है, इसका एंड कर दिया गया है। 3 कैंसर दवाएं हैं जिन्हें ड्यूटी मुक्त कर दी गई है, इनमें डुवालुमेव व ओसिमिटिनिव। सोने व चांदी पर जो कस्टम ड्यूटी लगती थी वो 6% कम कर दी व प्लेटिनियम पर 6.4% घटाया गया है। इससे जैसे दुबई में और भारत में सोने का भाव सेम सा रहेगा। हर घर खुशहाली सम्मेलन, ये कायड, अजमेर में जो कायड नाम की जगह है जहां पर प्लांट भी लग रहे हैं जिंक और लेड के, तो वहां ये सम्मेलन किया गया। 70 लाख किसानों को 700 करोड़ की मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि की सेकंड किस्त इसमें ट्रांसफर की गई। इसके अलावा महिला सहकारी डेयरी समिति की महिलाओं को 1000 सरस डेयरी बूथ आवंटित किए गए, और पहला डेयरी बूथ आवंटित किया गया कंचन देवी को। 20,000 गोपालकों को क्रेडिट के रूप में क्रेडिट कार्ड दिए गए। कृषि स्टडी हेतु 22 करोड़ का बजट दिया गया। प्रदेश में 3.25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए पर लीटर दूध पर प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस हेतु 200 करोड़ का आवंटन किया गया। ऊंट संरक्षण एवं विकास मिशन, इसमें कहा गया कि ऊंट पालक को प्रोत्साहन राशि 10,000 रुपए अब दी जाएगी। एंटी स्टेक फार्मर रजिस्ट्री योजना, किसानों का पंजीकरण स्टार्ट किया जाएगा। सिक्कर से ये योजना स्टार्ट की जाएगी। एग्री स्टेट की जो योजना है वो सिक्कर जिले से स्टार्ट की जाएगी। स्विट्जरलैंड ने भारत का एमएफएन स्टैंडर्ड निलंबित कर दिया। जो फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है वो स्विट्जरलैंड ने भारत से तोड़ लिया है, एमएफएन का दर्जा हटा लिया है। इससे क्या नुकसान होगा भारत को? भारत का जो सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा है वो निलंबित कर दिया स्विट्जरलैंड ने।
इससे भारत को स्विच देशों में निवेश कम होगा, भारत का निवेश कम होगा, भारत में उनका निवेश कम होगा और भारत जो भी चीज वहां लेके जाएगा उस पर ज्यादा टैक्स भारत को देना पड़ेगा। खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता प्रबंधन संस्थान ये सवाईमाधोपुर में खोला जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं शेखर यादव साहब, इन पे महाभियोग हेतु राज्यसभा सचिवालय में 55 सदस्यों ने व्यक्तिगत साइन करके राज्यसभा अध्यक्ष को, ये सचिव राज्यसभा के जो अध्यक्ष है उनको दिया है। और ये कारण इन्होंने बताया नफरत फैलाने वाली स्पीच के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, ये जज साहब के लिए। हटाने की प्रोसेस क्या होती है, पहले तो नोटिस दिया जाता है सभापति या स्पीकर को। अब ये नोटिस जैसे 55 आदमियों ने राज्यसभा में दिया, 100 आदमी लोकसभा में देते हैं। अब ये नोटिस दिया तो ये स्वीकार कर सकते हैं, अगर वो अस्वीकार कर दिया तो वहीं बंद हो जाएगा। अगर स्वीकार कर लिया तो एक तो सुप्रीम कोर्ट का एक जज, हाई कोर्ट के एक चीफ जस्टिस व स्पीकर द्वारा चुना गया एक न्यायविद, ये सब आरोपी की जांच करेंगे। जांच में अगर दोषी पाए जाते हैं तो दोनों सदनों पर प्रस्ताव पास करवाने हेतु जो मौजूद सदस्य हैं, जैसे राज्यसभा में भी 2/3 और लोकसभा में भी मौजूदा सदस्य का 2/3 से पारित करवाना पड़ेगा। इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति उसको आदेश देगा कि भाई इस जज को हटाया जाए। भारत में ऐसा आज तक कोई भी जज महाभियोग से हटे नहीं है। महाकुंभ मेले की बात अपन करते हैं। ये धार्मिक व सांस्कृतिक आयोजन है, प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित किया जाता है। 4 भारत के ऐसे स्थान है वहां बारी बारी में यह आयोजन किया जाता है। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन व नासिक। इस बार प्रयागराज में हो रहा है, यूपी में हो रहा है। पौराणिक महत्व क्या है, जब समुद्र मंथन हुआ था तब देवता व असुरों के बीच में अमृत हेतु युद्ध चल रहा था, तो अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी और उन 4 स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वैसे गंगा, जमुना, गोदावरी, शिप्रा इन सब के संगम पर यह आयोजन किया जाता है। शिप्रा ये उज्जैन में है, गंगा जमुना प्रयागराज में भी है और हरिद्वार में, और एक मैंने आपको बताया नासिक में, महाराष्ट्र में। तो गोदावरी महाराष्ट्र में है, गंगा हरिद्वार में है, जमुना अपने प्रयागराज में है और शिप्रा उज्जैन में है। 2019 में प्रयागराज कुंभ को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया था और 2025 में यह आयोजन महाकुंभ का प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। हिमाचल प्रदेश ने इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना चलाई है। गूगल ने विलो नामक क्वांटम कंप्यूटिंग चिप लॉन्च करी है, उसका नाम है विलो, यूके। विश्व की पहली कार्बन 14 डायमंड बैटरी यूके द्वारा, यूनाइटेड किंगडम द्वारा बनाई गई है। माधव गाडगिल वेरी इंपॉर्टेंट है, चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको मिला है, माधव गाडगिल साहब को। फिर अपन बात करें तो लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए बिल 17 दिसंबर को कार्यसूची में शामिल किया गया था। 20 दिसंबर को लोकसभा का शीतकालीन सत्र का एंड हो रहा है, तो इस सत्र में ये पास होता है तो लागू हो जाएगा। अर्जुन राम मेघवाल जो सरकार के मंत्री है वो इसको उन्होंने पेश किया। मोदी जी ने पीकेसी ईआरसीपी फेज 1 शिलान्यास हेतु, मतलब पार्वती, कालीसिंध व चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट हेतु राजस्थान में आए। राजस्थान में इसमें राजस्थान से सीएम भजनलाल जी, एमपी सीएम मोहन यादव साहब व सेंट्रल मिनिस्ट्री से एमओयू साइन हुआ। वहां से जल शक्ति मंत्री है सीआर पाटिल साहब इसमें शामिल हुए। 21 जिलों को ये लाभ पहुंचाएगी। 3.45 करोड़ आबादी को फायदा इससे होगा फेज 1 पीकेसी ईआरसीपी प्रोजेक्ट में। 4 साल में ये पूरा होगा। नवनेरा बांध से बिसलपुर व इसरदा तक पानी लाया जाएगा। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नौनेरा में नहरी तंत्र व पंपिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे। मेज रिवर पर पंपिंग स्टेशन विकसित किया जाएगा। तबले के जादूगर हैं उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, इनका भी निधन हुआ है। पद्म श्री इनको 1998 में मिला था, पद्म भूषण 2002 में इनको मिला। 5 बार के ग्रेमी अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले तबला जादूगर भारत के हैं, पंजाब घराने से ये है। पंडित विश्व मोहन भट्ट ये मोहन वीणा के आविष्कारक हैं, इनको भी ग्रेमी अवार्ड मिला है, ये जयपुर से है।
पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक है, पंडित रविशंकर सितार वादक हैं और उस्ताद अमजद अली ये सरोद वादक हैं। यूके ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप में यूके शामिल हो गया है, पहला यूरोपीय देश है जो शामिल होने वाला है। 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस मनाया जाता है। भारत और पाक का जो युद्ध हुआ था उसमें भारत की विजय हुई इस उपलक्ष्य में। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक जैसलमेर में होगी। इसमें जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण जी भाग लेंगे। वह इसमें स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम, बोतल बंद पानी, घड़ियों, साइकिल इन आदि पर जीएसटी पे क्या दर लगाई जाए उस पर विचार किया जाएगा। 38वें राष्ट्रीय खेल शुभंकर इसका मौली है। प्रतीक चिन्ह मोनाला है और टैग लाइन है संकल्प से शिखर तक। ये 38वें राष्ट्रीय खेल हेतु है। वैश्विक फोन निर्यात में भारत की 3rd पोजीशन है, याद रखना, पिछली बार आया था प्री में। गंगा में डॉल्फिन की टैगिंग की जाएगी, सैटेलाइट टैगिंग, और आसाम से ये स्टार्ट की जाएगी। पंच गौरव कार्यक्रम सरकार का जो पहला साल पूरा हुआ 15 दिसंबर को, इस पे आयोजित किया गया। प्रत्येक जिले में एक उत्पाद पर विशेष बल दिया जाएगा। एक उपज, एक फसल, एक वनस्पति प्रजाति, एक उत्पाद और एक पर्यटन और एक खेल। उपज हेतु कृषि विभाग, वनस्पति हेतु वन विभाग, उत्पाद हेतु उद्योग विभाग, पर्यटन हेतु पर्यटन विभाग, खेल हेतु खेल विभाग इसमें भाग लेगा। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना, मासिक पेंशन की बढ़ोतरी की गई है। इसमें असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले स्ट्रीट वेंडर, लोक कलाकार जिनकी उम्र 41 से 45 आयु है, वो मासिक आय 15,000 से भी कम है, और वो जो श्रम पोर्टल है उस पर पंजीकृत होने चाहिए। कोई आयकर दाता नहीं होने चाहिए। वो क्या करेंगे, 41 से 45 वर्ष तक 100 रुपए जमा कराएंगे 60 साल तक। तो जब वो 60 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे तो उनको 3,000 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। और अगर उनकी मृत्यु होती है तो लाभार्थी पति पत्नी को हाफ पेंशन दी जाएगी। हिंदू शरणार्थी विद्यार्थी कल्याण योजना, एजुकेशन डिपार्टमेंट इसको चला रहा है। जो भी हिंदू शरणार्थी हैं, उनके बच्चे हैं, उनको अगर वो राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढ़ रहे हैं तो 6 से 10 क्लास में 4,000 रुपए वार्षिक, 11वीं 12वीं में उनको 5,000 रुपए वार्षिक दिए जाएंगे। गोवर्धन योजना भीलवाड़ा से इसकी शुरुआत हुई। गोबर से महिलाएं कार्बन क्रेडिट जमा कर रही है और इससे लाभ ले रही है। अतिरिक्त आय का स्रोत पैदा हो रहा है। 30 नवंबर 2024 को कैबिनेट के कुछ फैसले आए। बीकानेर व भरतपुर में विकास प्राधिकरण खोला जाएगा। धर्मांतरण व लव जिहाद के विरोध में द राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटी कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट लाया गया 2024 में। कर्मचारियों की वेतन विसंगति को दूर करने के लिए IS खेमराज चौधरी समिति बनाई गई। SC/ST वर्ग भी अब लीज पर अपनी जमीन दे सकते हैं। कुछ नई पॉलिसी है। राजस्थान MSME पॉलिसी 2024, राजस्थान निर्यात संवर्धन पॉलिसी 2024, जिसमें नेक्स्ट 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ की वृद्धि की जाएगी। द एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स व एक्सटेंडेड रियलिटी हेतु 2024 में पॉलिसी आई है। राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, इसमें जो अक्षय ऊर्जा है इसमें बताया गया है सोलर में वर्तमान में 65 गीगावाट है और अपने को करना है 80 गीगावाट। विंड है 15 गीगावाट प्रोडक्शन है, 20 गीगावाट तक बढ़ाना। हाइड्रो का 10 गीगावाट है, 25 गीगावाट तक बढ़ाना। मतलब टोटल 125 गीगावाट अक्षय ऊर्जा अपने को बनानी है और 90 गीगावाट अपन उत्पादन कर रहे हैं, तो 125 गीगावाट तक लेके जाना है। राजस्थान खनिज नीति के बारे में मंजूरी मिली है। राजस्थान एमसेड नीति के बारे में मंजूरी मिली है। पर्यटन इकाई नीति के बारे में मंजूरी मिली है। राजस्थान एक जिला एक उत्पाद नीति मैंने आपको बताया उसके बारे में मंजूरी मिली है। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना के बारे में और सिंधु दर्शन योजना। सिंधी समाज है जो जून में क्या करते हैं, लेह लद्दाख जाते हैं, उन हेतु 15,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिया जाएगा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, जो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया है। 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा 18 से 60 वर्ष तक के युवाओं को। 9 सितंबर 2022 से ये स्टार्ट हुई।
स्वायत्त शासन विभाग की योजना है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना, ये हजारीबाग झारखंड से पीएम द्वारा स्टार्ट की गई। 15 नवंबर 2024 को जनजातीय गौरव दिवस राजस्थान में मनाया गया। इस अवसर पर 6019 गांवों को जोड़ने का, इस धरती आबा जनजातीय ग्राम विकास योजना से जोड़ने का निर्णय लिया। यहीं से ही गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्र विकास योजना की स्टार्ट की गई। इसी अवसर पर नवादी युग धारा प्रेरणता समागम कार्यक्रम किया गया व जनजातीय गौरव पखवाड़ा 15 से 25 नवंबर को आयोजित किया गया। अन्य घोषणा ये है कि जनजातीय नायक के स्मारक बनाए गए। डूंगरपुर में डूंगर बरडा का, बांसवाड़ा में बासिया चारपोटा का स्मारक बनाया गया। सीता माता अभ्यारण्य, त्रिपुर सुंदरी मंदिर, बेणेश्वर धाम व मानगढ़ धाम, इनको पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। एक सर्किट बनाया जाएगा। बांसवाड़ा में है त्रिपुर सुंदरी का मंदिर। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।